अच्छा, ओके। थैंक यू सर, थैंक यू। अभी तक जो सर हमने गुड इवनिंग। किया, यस गुड इवनिंग सर। अभी तक हमने जो भी किया वो ऐसे था कि हमें पैटर्न को कैसे डायग्नोज करना है। हमने एक एक ऑर्गन लिया, उसको हमने थोड़ा सा एनाटॉमिकली उसको हमने किया, और साथ में हमने उसका टीसीएम एस्पेक्ट्स देखा कि क्या क्या कैसे कैसे उसको हम डायग्नोज करते हैं, फिर उसका पैटर्न डायग्नोसिस किया। तो ये 1 बाय 1 ऑर्गन को हमने करते चले गए। अभी क्या है कि अब हमारे पास जब पेशेंट आता है तो हमें कैसे उसको डील करना है। आज का टॉपिक यही है कि जब पेशेंट आता है तो हमें कैसे डील करना है। तो हमें ये तो बुक हमने पढ़ लिया पूरा, लेकिन अभी डील कैसे करना है पेशेंट को, इसको हमें देखना है। जब भी पेशेंट आपके पास आए, when a patient approaches for treatment, the first thing to do is to record all complaints. सबसे पहले हमें ये करना है कि जो भी उसकी कंप्लेंट्स है वो पेशेंट आगे बताएगा, मुझे बैक पेन है, मुझे लेग पेन है, मुझे नी पेन है, जो भी उसने बताया, मुझे है ना इरिटेशन है, पल्पिटेशन है, वो सब आपने लिख लेना है एक जगह। जितना वो मैक्सिमम बता रहा है वो आपने लिख लेना है। उसके बाद नेक्स्ट स्टेप है आपका कि आपको जो उसने पैथोलॉजिकल रिपोर्ट्स दी हैं, अगर उसके पास कोई पैथोलॉजिकल रिपोर्ट्स हैं तो फर्स्ट डे उसको रिपोर्ट्स को मंगानी है आपने। ये नहीं कि आप उनकी रिपोर्ट को आपने नहीं देखना है। फर्स्ट डे आपने उसकी रिपोर्ट को चेक करना है। रिपोर्ट आपने पैथोलॉजिकल रिपोर्ट्स आपने चेक करी, और उसको भी हम क्या करते हैं, वैसे तो ऐसा करना चाहिए कि उसको समरी में लिख लेते हैं। समरी में जैसे सीबीसी कितना है, हीमोग्लोबिन कितना है, न्यूट्रोफिल वगैरह कितना है, ये सब एक समरी में लिख लेते हैं। और फिर जो जैसे हमारे पास एक रिपोर्ट आई और उसके साथ कंपैरिजन में दूसरी रिपोर्ट आई, तो इस मंथ में ये रिपोर्ट थी और इस मंथ में ये रिपोर्ट थी। हमारे पास एक समरी, हमारे पास अपने जो हम अपना जो प्रोटोकॉल जब बनाना है, जो भी आपने पर्चा जो बना रहे हो उस पेशेंट का, उसमें आपने लिख लेना है उसको, जिससे कि आपको एक बार पता रहे, बार बार उससे रिपोर्ट मंगाने की आपको जरूरत ना रहे, है ना। अगर ऐसा है तो आपको जब भी पेशेंट आपको अप्रोच कर रहा है तो आपको व्हाट्सएप पे उसकी रिपोर्ट्स पहले से मंगा लो, और ये एक्सरसाइज जो है आप पहले से करके रखो। ऐसा हो सकता है तो ज्यादा बेटर है, ठीक है ना। एज पर टीसीएम there are certain details to need to be collected from the patient to diagnose the disease. अब जैसे कि अब हम टीसीएम की तरह से डायग्नोज कर रहे हैं, तो हमारे को कुछ ये चीजें चाहिए जो हमें लिखनी चाहिए अपने पास। जैसे कि हंगर, यानी कि एपेटाइट उसका कैसा है ना। अभी हम इसको डिस्कशन करेंगे कि कैसे कैसे हमें इसे करना है। फिर उसका थर्स्ट कैसा है, थर्स्ट को देखना है क्वांटिटी में देना है, यानी कि क्वांटिटी मतलब हाउ मेनी गिलास या हाउ मेनी लीटर्स, ऐसे करके आपको लिखना है सामने। स्टूल्स जो है, मोशन जो उसका पास होता है, हार्ड स्टूल है, लूज स्टूल है, और कितनी बार जाता है, मॉर्निंग में, इवनिंग में। मॉर्निंग में 2 बार जाता है, 1 बार, वो आपने लिख लेना है एक ही बार में। पेशेंट नहीं बताएगा, पेशेंट कहेगा ये मेरा ओके है। तो ओके से जब उसका क्वेश्चन आए, या वो कहेगा आपने पूछा आपका हंगर कैसा है, हंगर इज ओके। थर्स्ट कैसा है, थर्स्ट इज ओके। स्टूल कैसा है, स्टूल इज ओके। इससे हमारा काम नहीं चलता है, मतलब उसने पेशेंट ने कहा ओके और आपने कहा ओके लिख दिया, इससे हमारा काम नहीं चलेगा। तो आपको कैसे करना है, जैसे आपने कहा पेशेंट से कहा आपका हंगर, भूख कैसी है, उसने कहा ठीक है। फिर दोबारा से रिपीट क्वेश्चन करना है कि आप सुबह को भी करते हो, मतलब आप कितनी बार भोजन लेते हो, यानी फूड कितनी बार आप लेते हो, ब्रेकफास्ट कितने बजे करते हो, लंच कितने बजे करते हो, डिनर कितने बजे करते हो, ये आपने लिखना है अपने पास। ठीक, जैसे आप जब दोबारा से आप क्वेश्चन करोगे तो कोई एबनॉर्मलिटी होगी उसकी, तो वो पेशेंट अपने आप रिपीट करेगा उसे, क्योंकि अभी उसके दिमाग में सिर्फ फूड है। तो वो कहेगा कि मुझे जो है जब मैं फूड लेता हूं तो मुझे बहुत ज्यादा भूख लगती है, मुझे भूख लगती नहीं है, तब वो आपको बताएगा। यानी कि फर्स्ट जैसे ही पहली बार पूछोगे तो आपको वो ओके बताएगा, लेकिन जब दोबारा रिपीट क्वेश्चन करोगे तो आपको जो है तब वो क्लियर बताएगा। थर्स्ट आपने पूछा तो कहेगा नहीं, थर्स्ट इज ओके। तो आप उससे फिर पूछो क्वांटिटी, हाउ मेनी गिलास, यानी कि आप कितने गिलास ले लेते हो सुबह, मॉर्निंग में, इवनिंग में। तो कहे मैंने काउंट नहीं किए, लेकिन मैं जो है मैं ले लेता हूँ, मतलब पानी ठीक लेता हूँ। फिर भी अगर हम काउंट करना चाहें तो कितने गिलास हो जाते हैं, तो 5-6 गिलास, 7-8 गिलास, ऐसे उसमें से आपको एक को टिक करना है। तो वो कहेगा 5 to 6 गिलास।
तो वहां पर आपने 5 to 6 गिलास को लिख लेना है। ये सब हमारे काम आने वाले हैं, ओके से हमारा काम नहीं चलने वाला है। स्टूल, हार्ड स्टूल है, लूज स्टूल है, कितनी बार जाता है? पेशेंट बोलेगा मुझे मॉर्निंग में 2 बार आता है, मैं एक बार इवनिंग में भी जरूर जाता हूँ। फिर आपने उससे कहेगा नहीं मुझे एक बार रात में उठ के जाना पड़ता है, या मुझे सुबह मॉर्निंग में एकदम से स्टूल पास करने के लिए जाना पड़ता है। तो कुछ चीजें हैं जो हमने अभी पढ़ी थी पहले कि उस स्टूल से भी हम कुछ डायग्नोसिस करते हैं। ऐसे यूरिन से, यूरिन की फ्रीक्वेंसी कैसी है, डे टाइम नाइट टाइम, फ्रीक्वेंसी कितनी बार जाते हैं? तो पेशेंट कहेगा मैंने काउंट नहीं किया। तो आप कहोगे कि नहीं फिर भी अगर अगर हम एक वो लेते हैं कि लगभग दिन में 5-6 बार चले जाते हो, वो कहेगा नहीं 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 मैं तो 3-4 बार जाता हूँ। तो नाइट में तो आपको 2-3 बार जाना पड़ता होगा, नहीं मैं एक बार तो नाइट में जरूर जाता हूँ। या फिर वो कहेगा कि नहीं हाँ नाइट में तो मुझे ज्यादा आता है। तो आप जब रिपीट क्वेश्चन करोगे तो उसका जो है वो आंसर जो है दोबारा से आपको ठीक आएगा। स्लीप पैटर्न, कितने बजे सोते हैं आप, कितने बजे उठते हैं आप, ये भी आपने लिखना है। स्वेट के बारे में लिखना है, पसीना आपका मतलब डे टाइम, नाइट टाइम, या आपने जैसे ही बोलोगे पसीना कैसे आता है, या तो वो खुद ही बताएगा कि मैं जब चलता हूं तो मुझे बहुत पसीना आता है, मेरे सिर पे पसीना आता है, मैं जब खाना खाता हूं तो मुझे पसीना आता है, मुझे सारे दिन पसीना आता रहता है। तो स्वेटिंग के बारे में भी आपने डिस्कशन करना है और उससे पूछ के लिख लेना है। इसके बाद मेंस्ट्रुअल साइकिल के बारे में, अगर वो फीमेल है तो मेंस्ट्रुअल साइकिल के बारे में पूछना है उससे कि आपको जब मेंस्ट्रुअल साइकिल होती है तो क्या उसमें पेन होता है? वो कहेगा हाँ होता है। तो हाँ होता है तो पहले होता है, बीच में होता है, या बाद में होता है, ऐसे भी आपने लिख लेना है पेशेंट को। एक्सिस ऑफ ब्लीडिंग होती है तो लिख लेना है। या उससे इतना करने के बाद भी उससे पूछोगे कोई और एबनॉर्मलिटी आपके दिमाग में है तो वो भी हमको बता दीजिए, जिससे कि हमें डायग्नोसिस करने में बेटर मतलब ठीक लगे। तो ये ऐसे हमें डायग्नोज करना है। तो अब एक एक चीज हम लेके चलते हैं। जैसे हमने हंगर की बात करी, एपेटाइट की बात करी। एपेटाइट में क्या है, जब पूछेंगे तो वो थोड़े हमें डायग्नोज करने के लिए हमें कुछ बातें याद रखनी पड़ेंगी। इफ ए कंडीशन डिक्रीजेस ऑन हैविंग ए मील, मतलब आपको कोई कुछ प्रॉब्लम हो रही है और आपने अपना मील लिया और उसके बाद आपकी जो प्रॉब्लम है वो डिक्रीज हो गई है ना? ये क्या है? इट इज ए डेफिशिएंसी कंडीशन। मतलब हम डेफिशिएंसी और एक्सिस में अगर हम बात कर रहे हैं, तो अगर आपको कोई प्रॉब्लम हो रही है और प्रॉब्लम के बाद आपने फूड लेने के बाद वो प्रॉब्लम कम हो जा रही है, तो मतलब ये एक डेफिशिएंसी कंडीशन है। जैसे कोई आप कहोगे मुझे जो है बहुत चक्कर आ रहे हैं, मतलब मुझे वर्टिगो अच्छा हो रहा है, लेकिन फूड लेने के बाद मुझे वो चक्कर कम हो जाते हैं। ऐसा हो मतलब ऐसा लगे जैसे मुझे मेरा ब्लड प्रेशर कम हो रहा हो, मेरी ग्लूकोज डाउन हो रही हो, ऐसे करके आपको पेशेंट बताएगा। तो आपको पता लगा डेफिशिएंसी कंडीशन है। इफ द कंडीशन इंक्रीजेज ऑन हैविंग ए मील, कोई उसने पेशेंट ने फूड लिया और उसको जैसे स्टमक एक हो रहा है, और स्टमक एक में उसने फूड लिया और फूड लेने के बाद उसका स्टमक एक बढ़ गया, ज्यादा हो गया, तो इसका मतलब ये दैट इज अ एक्सिस टाइप ऑफ डिसीज है। लैक ऑफ एपेटाइट, ये की डेफिशिएंसी को इंडिकेट करता है, जैसे कि स्टमक की डेफिशिएंसी या स्प्लीन की डेफिशिएंसी। कांस्टेंट हंगर, वो स्टमक हीट को इंडिकेट करता है। लिथार्जी इमीडिएट आफ्टर फूड, ये स्प्लीन की डेफिशिएंसी को इंडिकेट करता है। तो ये कुछ चीजें हैं जब आप पेशेंट से पूछोगे तो ऐसा वो ये बता सकता है कि वो कहेगा कि जब मैं खाना खाता हूं तो मुझे खाने के बाद नींद आती है, या मुझे लिथार्जी रहता है, या मैं जब फूड नहीं लेता तो मुझे बहुत टायर्डनेस रहती है। तो ये सब आपने हंगर के बारे में जब पूछोगे तो यहां से कुछ ना कुछ आपको डायग्नोज जरूर होगा। बाई थर्स्ट, जैसे एक्सिस थर्स्ट है किसी को, है ना, वो कहेगा मुझे तो 10-12 गिलास, कोई कहेगा मुझे 5 लीटर पानी पीता हूं है। तो ऐसे आपको पता एक्सिस थर्स्ट इंडिकेट हो रही है। हम किसको मानेंगे एक्सिस थर्स्ट? जो इन नॉर्मल कंडीशन में हमें 2 से 3 लीटर, यानी कि 3 लीटर एक जनरल है कि इतना पानी पीना चाहिए। अगर मोर देन इससे ज्यादा हो रहा है तो आपको वो एक्सिस में आ जाएगा, इससे कम हो रहा है तो वो आपको कम में आएगा, यानी कि आपको लेस देन। तो एक 3 लीटर को हम मानते हैं कि ये एक नॉर्मल कंडीशन में मान के चल रहे हैं। तो एक्सिस थर्स्ट इंडिकेट एक्सिस हीट इन द बॉडी, मतलब जब भी थर्स्ट अगर ज्यादा है तो आपको एक्सिस हीट को इंडिकेट कर रही है, ठीक है ना। लैक ऑफ थर्स्ट इंडिकेट एक्सिस कोल्डनेस इन द बॉडी, अगर आपको प्यास नहीं लग रही है तो ये
कोल्डनेस को इंडिकेट कर रही है ना। प्रेफरेंस ऑफ कोल्ड लिक्विड, अगर आपको ठंडी चीजें पसंद है, इफ यू प्रेफरेंस कोल्ड लिक्विड इट इंडिकेट हीट इन द बॉडी, ये भी बता रही है कि आपको बॉडी में हीट है। प्रेफरेंस ऑफ हॉट लिक्विड इट इंडिकेट कोल्डनेस, मतलब ये आपको कोल्डनेस को बताती है, इंक्रीजिंग इन द बॉडी, आपकी मतलब बॉडी में कोल्डनेस आई है। अब ऐसा है कि जैसे कि आपने एक थर्स्ट से कोई डायग्नोस किया या हंगर से कोई डायग्नोस किया, तो उसके अलावा आपको वो पेशेंट आया टायर्डनेस की वजह से पेशेंट है ना, वीकनेस की वजह से पेशेंट है। तो जैसे ही आप इस थर्स्ट को या हंगर को उसको उसकी प्रॉब्लम को रिजॉल्व कर दोगे, तो उसका जो है जो भी एसोसिएटेड प्रॉब्लम है वो भी ठीक हो जाएगी। या द इशू ऑफ थर्स्ट आर ऑटोमेटिकली रिजॉल्व व्हेन द कंडीशन आर ट्रीटेड। जैसे आपने यहाँ पर कोल्डनेस कंडीशन को ट्रीट किया तो उसको प्यास लगनी शुरू हो जाएगी। आपने हीट को ट्रीट किया तो उसकी एक्सिस ऑफ थर्स्ट जो है वो कम हो जाएगी। तो ऐसे करके आपको डायग्नोस करके आपने ट्रीटमेंट करना है। सिम्टम से थोड़ा और देखते हैं। इफ द पर्सन डज नॉट फील थर्स्टी, it is due to an increase in the coldness in the stomach, spleen or both। मतलब अगर वो जो है प्यास प्यास नहीं लग रही है तो आपको कोल्डनेस हो सकती है किसमें, स्टोमक में या स्प्लीन में। हियर पेशेंट वुड लाइक टू ड्रिंक स्लाइटली वार्म वाटर, तो पेशेंट जो है थोड़ा सा स्लाइटली वार्म वाटर पीना पसंद करेगा। इफ ए पर्सन डज नॉट फील थर्स्टी फॉर ए नंबर ऑफ डेज, द रीजन इज स्टोमक की डेफिशिएंसी और स्टोमक कोल्डनेस। तो अगर बहुत समय से प्यास नहीं लग रही है तो हो सकता है कि पेशेंट को स्टोमक की डेफिशिएंसी हो या स्टोमक में कोल्डनेस हो। अब हम जो है क्या करेंगे, फिर हम जैसे उसने बताया कि उसको आपको ये हुआ कि प्यास के बारे में पता लगा, तो आपको वहां पैटर्न से जाना है। मतलब वो जो स्टोमक कोल्डनेस का पैटर्न है, स्टोमक की डेफिशिएंसी का जो पैटर्न है, उससे पैटर्न से रिलेटेड कोई एक दो क्वेश्चन उससे करोगे तो वहां से आपको क्लियर हो जाएगा। ए सडन लॉस ऑफ थर्स्ट is due to an attack of cold extremely or externally or internally on the stomach। अगर किसी को अभी प्यास लगती थी कुछ समय पहले से, लेकिन एकदम से प्यास लगनी बंद हो गई है, तो उसका मतलब कोई एक्सटर्नल अटैक हुआ है या इंटरनल में कोई कोल्डनेस हुई है स्टोमक के अंदर। दिस लीड्स की स्टैग्नेशन इन द स्टोमक, फर्दर लीडिंग टू वॉमिटिंग इमीडिएटली आफ्टर ईटिंग। मतलब इसमें ऐसा होता है जब स्टोमक में कोल्डनेस हो जाती है तो आपको कुछ खाते ही एकदम से वॉमिटिंग होने लगती है, तो एंड फीलिंग ऑफ कोल्ड, और आपको ठंड भी लगती है। तो ये एक कोल्डनेस की कंडीशन है। मतलब जब स्टोमक में कोल्डनेस हो जाती है तो आपको कुछ खाने के बाद या पानी पीने के बाद जस्ट वॉमिटिंग होने लगती है। एन एक्सटर्नल डैम्प कोल्ड अटैक ऑन द स्प्लीन, हमने डैम्प कोल्ड अटैक ऑन द स्प्लीन अगर हुआ है किसी को, लीड्स टू लॉस ऑफ थर्स्ट and a feeling of fullness and heaviness in the head, chest and lower abdomen। मतलब अगर डैम्प कोल्ड अटैक का हुआ है स्प्लीन के ऊपर अटैक, तो आपको थर्स्ट कम हो जाएगी, आपको एब्डोमेन में कुछ हैवीनेस रहेगी, फुलनेस रहेगी, और आपको हेड में, चेस्ट में, लोअर एब्डोमेन में जो है थोड़ा हैवीनेस रहेगा। स्प्लीन यांग डेफिशिएंसी इज रेस्पॉन्सिबल फॉर लैक ऑफ थर्स्ट। अगर स्प्लीन यांग डेफिशिएंसी है तो भी आपको प्यास कम लगेगी फॉर ए नंबर ऑफ डेज, मतलब काफी समय तक। इन दिस द पर्सन मे शिवर ड्यू टू द कोल्ड एंड द लिम्स में रिमेन कोल्ड। उसके पैर ठंडे होंगे और थोड़ा शिवरिंग हो सकती है उसको। तो ये हमारा स्प्लीन यांग डेफिशिएंसी की हम बात कर रहे हैं। अगर एक्सेसिव थर्स्ट है, अगर ज्यादा प्यास है, there is a dislike of drink cold water, sorry dislike नहीं, desire। तो there is a desire to drink cold water, जैसे कि आपको ज्यादा प्यास लग रही है और आपको ठंडा पानी पीने का मन कर रहा है, तो उसका वजह है कि आपके किसी भी ऑर्गन में हीट है। अब हमारी हीट किस किस ऑर्गन में हो सकती है? एक तो फुल हीट इन स्टोमक, मतलब हमने जो स्टोमक हीट के बारे में पढ़ा। फुल हीट इन लार्ज इंटेस्टाइन, जिसको हमने एलाई हॉटनेस में हमने पढ़ा। हार्ट फायर ब्लेजिंग, मतलब हार्ट में हीट के बारे में पढ़ा।
फुल हीट इन स्मॉल इंटेस्टाइन, हमने स्मॉल इंटेस्टाइन हीट के बारे में भी पढ़ा था। फुल हीट इन लीवर, हमने लीवर में हीट के बारे में, लीवर हीट राइजिंग अपवर्ड, तो ये हमने प्रोटोकॉल पढ़े हैं। तो यानी कि आपको अगर बॉडी में एक्सिस थर्स्ट है तो इनमें से कोई प्रोटोकॉल आपका होना चाहिए। इफ ऑन फीलिंग थर्स्टी, पेशेंट को प्यास लगती है, द पेशेंट ड्रिंक्स लेस वाटर, बट पेशेंट जो है वो पानी कम पीता है, हैज जस्ट ए फ्यू सिप ऑफ वाटर, और या ऐसा वो हल्का हल्का सिप सिप करके पानी पीता है, या टू प्रीफर वार्म वाटर, वो वार्म लिक्विड को पसंद करता है, तो उसका रीजन है स्टमक यिन डेफिशिएंसी या किडनी यिन डेफिशिएंसी। अगर ऐसा कोई सिम्टम है उसको, यानी कि आप कहते हैं ना वही कॉफी और टी कोई ज्यादा पीता है, बार बार उसको मन करता है, यानी कुछ भी चीज होता है तो कॉफी या टी बना के पीता है, तो मतलब समझे कि उसका या तो स्टमक यिन डेफिशिएंसी या किडनी यिन डेफिशिएंसी में से कुछ होना चाहिए। थर्स्ट विद नो डिजायर ऑफ वाटर, अब यहां पर प्यास लगी है लेकिन पानी पीना ही नहीं है उसने, पी नहीं सकता है, उसे कह रहे पी नहीं पा रहा है, इज ड्यू टू एक्सिस ह्यूमिड हीट। अगर बॉडी में ह्यूमिड हीट होती है तो उसको प्यास लगने के बाद भी वो पानी नहीं पीता है। द फीलिंग ऑफ थर्स्ट इज ड्यू टू हीट, प्यास किसने लगती है कि वो हीट है, एंड ह्यूमिडिटी सप्रेसेस द डिजायर टू ड्रिंक वाटर, और ह्यूमिडिटी है वो उसकी डिजायर को कम कर देती है। दिस में बी ड्यू टू ह्यूमिड हीट इंक्रीजिंग इन एनी ऑर्गन, जैसे कि हमने पढ़ा था ह्यूमिड हीट इन स्प्लीन, हमने पढ़ा था ना डैम्प हीट अटैक ऑन स्प्लीन, एक तो ये हमने बात करी थी। तो इसमें आपको इसमें आपको प्यास लगेगी लेकिन पानी पीने का मन नहीं करेगा। ह्यूमिडिटी इन लार्ज इंटेस्टाइन हमने ये किया था, ह्यूमिडिटी इन यूरिनरी ब्लैडर, ह्यूमिडिटी इन लिवर एंड गॉल ब्लैडर, ह्यूमिडिटी इन किडनी, लेकिन किडनी का प्रोटोकॉल नहीं होता है, ह्यूमिडिटी इन यूरिनरी ब्लैडर हम उसमें लगाते हैं। तो ह्यूमिडिटी इन किडनी बोला जा सकता है, लेकिन वो भी ट्रीटमेंट हमारा ह्यूमिडिटी इन यूरिनरी ब्लैडर ही आएगा। तो ये कुछ कंडीशन है जिसमें कि आपको प्यास तो लगेगी लेकिन पानी पी नहीं पाएगा क्योंकि वहां पर ह्यूमिडिटी ज्यादा है पेशेंट के अंदर। तो ऐसे देखा ना आपने सर पर अगर कभी पानी पीने का मन ही नहीं करे, मतलब प्यास लगी है पर पानी पीने का मन हो नहीं रहा है, या फिर मतलब इच्छा नहीं है यही पानी तो बता पीने रहा की, हूँ, तो भी यही यही। तो ह्यूमिडिटी हो गई ना, फिर तो प्यास तो लगी है आपको लेकिन आपको पानी की इच्छा नहीं हो रही है ना। पर सर कभी मन में ऐसा फील होता है कि आज लेजीनेस के कारण पानी नहीं पी रहे हैं, तो वो भी वो भी हम लेजीनेस भी ह्यूमिड की इसीलिए कंडीशन ही मानेंगे। हाँ, ह्यूमिडिटी में ही लेजीनेस आती है। और सर जब यिन डेफिशिएंसी होती है तो हम उसको क्रॉनिक सिचुएशन मानते हैं। नहीं, ऐसा कुछ नहीं है, यिन डेफिशिएंसी थोड़ा लेट बाद में होती है, तो इसलिए उसको हम कंपेयर कर रहे हैं की डेफिशिएंसी से और यिन डेफिशिएंसी से, तो वो थोड़ा क्रॉनिक है। अच्छा, लेकिन मतलब यांग तो ये बहुत कॉमन है, मतलब क्रॉनिक तो है लेकिन ये कॉमन, स्टमक इन डेफिशिएंसी हमेशा हो ही जाती है। आप 3 4 5 दिन खाना नहीं खाओगे तो आपको स्टमक इन डेफिशिएंसी हो जाएगी। तो ओके। है ना, क्रॉनिक तो है लेकिन ये बहुत जल्दी होती है, किडनी इन डेफिशिएंसी भी बहुत जल्दी होती है पेशेंट को। जल्दी से मतलब मेरा और ये है, स्टमक यिन भी जल्दी हो जाती है सर, हाँ स्टमक हाँ, यिन। आपने आपने मतलब स्टमक इन बहुत जल्दी हो जाती है। आपने 3 4 दिन मेडिसिन ली है, एंटीबायोटिक ली है, तो आपको स्टमक इन हो जाएगा। यानी कि हर एंटीबायोटिक डोज के बाद आपको स्टमक इन डेफिशिएंसी का ट्रीटमेंट करना चाहिए, जो साइड इफेक्ट जो मेडिसिन के आते हैं वो आपके कम हो जाएंगे। हर एंटीबायोटिक मेडिसिन के बाद आपको स्टमक इन का ट्रीटमेंट करना चाहिए, और सर हर पेन किलर के बाद आपको किडनी इन का ट्रीटमेंट करना चाहिए। तो ये एक जनरल वो है, जो आप जैसे ना आपने पेन किलर लिए 5 6 दिन, तो 1 2 दिन आप किडनी इन का ट्रीटमेंट कर ले, तो वो जो जो पेन किलर से जो आपको नुकसान होने वाला था वो नहीं होगा, साइड इफेक्ट नहीं आते हैं। ओके, ठीक है। सर सेकंड क्या बोला था फर्स्ट? एक पेन किलर था और फर्स्ट क्या एंटीबायोटिक बोला? एंटीबायोटिक स्टमक इन होता है, और किडनी इन मोस्टली अच्छा, पेन किलर से होता है। ओके। ये इन जनरल कभी कभी ट्रीटमेंट कर लेना चाहिए, जैसे हम जैसे Sir, for how many days we should put this point, stomach in and kidney in? 2 3 If 4 we days take, ओनली, 2 3 4 days ओनली। okay, okay, sir. मतलब जैसे यू हैव टेकन 5 days एंटीबायोटिक, देन यू ट्रीट योरसेल्फ फॉर 3 days फॉर स्टमक इन डेफिशिएंसी ओनली, इट्स ओके। Oh, okay, okay. सर जैसे कल डिस्कस हो रहा था क्लास में जी कि हमको स्टमक
हीट, सॉरी 10 पॉइंट नीडल का हमारे को ऑलमोस्ट रोज डालना चाहिए। हाँ जी। तो सर वो उसका रोज की क्या रिक्वायरमेंट होती है सर, मतलब वाई डेली? आपका जो असल में जो भी 80% डिसीज है हमारे जो स्टोमक अपसेट की वजह से होती है, चाहे हीट हो, चाहे उसमें ह्यूमिडिटी हो, चाहे कुछ हो। 10 नीडल फार्मूला आपका जो अंदर का जो कंसंट्रेशन, जो आपका जो टेम्परेचर या कह लो जो हम उसको फ्लोरा बोलते हैं, फ्लोरा, यानी कि आपके जो जितना रिक्वायरमेंट एनर्जी है पूरे 10 नीडल से, मतलब आपका जो डाइजेस्टिव ट्रैक की उतना वो मेंटेन करके रखता है। तो अब कभी आपने कुछ ज्यादा हैवी चीज ले ली या कभी नहीं ली, आपने कोई स्किप किया, कुछ ऐसा किया, तो वो एनर्जी को मेंटेन रखता है, तो कोई डिस्टर्बेंस नहीं होता है। तो अगर ऐसा आप तो करते सर रहो इससे हमारी बॉडी एडिक्ट तो नहीं हो जाएगी ट्रीटमेंट की? नहीं, ट्रीटमेंट की एडिक्ट नहीं होगी, ट्रीटमेंट की एडिक्ट नहीं होगी, ये एडिक्शन नहीं है, ये ट्रीटमेंट का एडिक्शन नहीं है, लेकिन आपको मेंटेन, आपका मेंटेन रहेगा, आप बहुत जल्दी बीमार नहीं पड़ोगे। मतलब जैसे हम ये कहते हैं ना कि हमें इम्यूनिटी का ट्रीटमेंट करना है, हम ऐसे बोलते हैं, तो इम्यूनिटी के पॉइंट बताते हैं आपको, ये स्टमक 36 लगा लो, ये लगा, लेकिन मैं मानता हूं कि इम्यूनिटी का जो मेन ट्रीटमेंट है वो टेम्परेचर फॉर्मूला है। आप ये अपना डाइजेशन प्रॉपर रखोगे और आप डेली मतलब ये आपका इससे फूड डाइजेस्ट होगा, आपको मोशन क्लियर होगा, लूज मोशन नहीं होगा, कॉन्स्टिपेशन नहीं होगा, इस तरह की कोई प्रॉब्लम आपको आने वाली नहीं है। तो 10 नीडल अगर आप डेली लगा रहे हैं तो आप मतलब जैसे आपको मैंने ये बताया ना, जैसे किडनी डिसीज होती है किसी को, किडनी डिसीज भी आपको डाइजेशन की वजह से होती है। आपको लीवर और गॉलब्लैडर की कोई प्रॉब्लम होती है, वो भी डाइजेशन की वजह से होती है, ह्यूमिडिटी। तो ये आपको इस तरह की चीजें, मतलब आप डिसीज में कन्वर्ट नहीं होगा। जैसे कभी ऐसे आपने 10 नीडल लगा रहे हैं तो आपको ह्यूमिडिटी लीवर एंड गॉलब्लैडर नहीं होगा, आपको जैसे मतलब कोई ऐसी चीज नहीं होगी जो डिसीज में कन्वर्ट हो रही है। ठीक है तो ना? सर हम इसको ट्वाइस अ वीक या ये थ्राइस आपकी अ रिक्वायरमेंट, वीक हाँ या कर सकते हैं, बिल्कुल बिल्कुल। मतलब डेली ना करके अगर हम इसको हफ्ते में 2-3 बारी भी कर लें तो चलेगा सर? आपके जो सिम्टम्स आप कह रहे हैं वो मतलब क्योर रहेंगे क्या? बिल्कुल क्योर रहेंगे, लेकिन आप मैं आदत डालें, आप डेली करें, देखो आपको बहुत अच्छा लगने लगेगा। बहुत सारी सर सर अगर कोई दूर रहता हो उसको कैसे ये बताएंगे? मेथी दाने से बता सकते हैं? बिल्कुल बता सकते हैं, बिल्कुल बता सकते हैं, मेथी ओके दाना भी लगाओगे तो एनफ है, ठीक है, कोई कोई बात सर नहीं। इसमें हम मेथी दाना लगाते हैं, मैग्नेट लगाते हैं, तो फिर आप इसको हमेशा 10 निडलिंग फॉर्मूला ही क्यों कहते हैं? नहीं तो एक्चुअली इसका नाम आपने ऐसा क्यों दिया है? मैंने नहीं रखा 10 नीडल फॉर्मूला, ये मतलब बुक के अंदर ही है ऐसा, तो मैं तो वही बोल इसी रहा हूँ, बुक में इसका इसका लिखा गया नाम है। है, जैसे हर प्रोटोकॉल का नाम है ऐसे इसका भी नाम 10 नीडल फॉर्मूला है, क्योंकि चाइना में निडल लगती थी तो उसका नाम ऐसे ही पड़ा हुआ है। थैंक यू सर। सर ये सर बेसिकली जो ये फॉर्मूला है, ये हमारे मेंटेनेंस कर देता है बॉडी। मेंटेनेंस है, आपकी इम्यूनिटी का ट्रीटमेंट है, आपका डाइजेशन का हाँ ट्रीटमेंट है, आपका पैरासिलेटिक मूवमेंट का ट्रीटमेंट है, आपको कॉन्स्टिपेशन नहीं होगा, आपको स्टमक में अल्सर होने नहीं देगा, आपको लार्ज इंटेस्टाइन में कोई प्रॉब्लम नहीं होने देगा, बहुत सारी चीजें हैं इसमें। पूरे तो ट्रैक को कोई ठीक भी करेगा तो सारे ऑर्गन भी अपने आप ही ठीक सारे रहेंगे ना, ऑर्गन भी जब अपने ट्रैक ठीक, ठीक हो रहा है तो। बिल्कुल बिल्कुल, ये है इसका। हाँ, एक जनरल तो ट्रीटमेंट सर है। अगर हम कोई भी कभी पेशेंट कोई हाँ, भी पेशेंट आता है तो उसको सबसे पहले ये फार्मूला दे देना चाहिए क्या, बिल्कुल या कब देना चाहिए? नहीं, हर एक को दे सकते हैं, हर प्रोटोकॉल के साथ इसको नहीं, ऐड कर सकते हैं, क्योंकि तो डाइजेशन का कोई मतलब ना कोई एक रोल हाथ रहता में है। अपना प्रोटोकॉल और दूसरे हाथ में 10 निडल, ये नहीं सब? नहीं, ऐसे नहीं है, ऐसे नहीं है, तो जो भी प्रोटोकॉल लगेगा वो दोनों हाथ में लगता है, जो भी हम पैटर्न का ट्रीटमेंट करते हैं। 10 नीडल फॉर्मूला मैंने हाँ जी, बताया है, सीवी के पॉइंट सिर्फ लेफ्ट हाथ में लगेंगे है, और बाकी के पॉइंट जो है बोथ हैंड है, जैसे P6 है, स्टमक पर 36 है, और स्टमक 25 बोथ साइड है। पेशेंट को कब बताएं कि ये लगाओ, या दिन में बता दें कि दिन में दोपहर में लगा लो 2 घंटे? कभी रात में लगा ले चाहे दिन में लगा ले, पेशेंट को जो भी ठीक है, इजी एक है उस वक्त ये समय। साथ साथ चलेंगे। जी जी, सर 2 घंटे बहुत है ये ट्रीटमेंट 2 घंटे के लिए? देखो कितना भी करें ट्रीटमेंट ठीक है, 2 घंटे के लिए भी ठीक है, लेकिन मैं चाहूंगा कि रात में लगाएं, सुबह हटाएं। ठीक है। और सर जब हम कई बार टंग देखते हैं तो टंग में हमारे को ऐसे फील होता है कि हमारे को स्टमक एरिया में कट या कुछ येलोनेस दिखाई देती है, तो उस टाइम भी हम एलआई हॉटनेस का ट्रीटमेंट क्यों प्रेफर करते हैं सर? वो थोड़ा कंफ्यूजन में क्यों आ जाता है? नहीं, एलआई हॉटनेस जब भी कोई भी आपको उसमें येलो कोटिंग होगी तो वो हीट को इंडिकेट करती है,
तो हीट के लिए एलआई हॉटनेस मैंने बताया था, जब भी बॉडी में हीट होती है तो एलआई हॉटनेस तो एक ट्रीटमेंट ऐसा है कि एग्जॉस्ट फैन चलाने वाला ट्रीटमेंट है, वो एक्चुअली ट्रीटमेंट नहीं है, वो आपका जो अंडर इंटरनल हीट है उसको एग्जॉस्ट करता है, बाहर निकालने का काम करता है। लेकिन आपको ट्रीटमेंट हीट का भी करना होगा ना। हीट के लिए हमने अभी बात करी थी, लीवर हीट है जैसे, और हार्ट फायर ब्लेजिंग है ना, और जो और स्टमक हीट है, ये हमने हीट के लिए ट्रीटमेंट किया। यस सर जी किसी को रात को ज्यादा प्यास लगती हो तो उसके लिए क्या कर सकते हैं? क्वेश्चन इससे थोड़ा डिफरेंट हो गया, लेकिन अगर किसी को नाइट में प्यास लगती है और प्यास लगने के बाद फिर वो यूरिन करने के लिए जाता है, और फिर यूरिन करके आता है तो फिर प्यास लगती है, ऐसा करके होता है, तो उसमें लंग्स यिन डेफिशिएंसी होती है। लंग्स यिन डेफिशिएंसी सर का मेरे symptom है। ख्याल से रात को जो प्यास लगती है वो जीभ सूखने के कारण लगती है, और जीभ सूखने का कारण हार्ट में फायर हो सकता है या हार्ट ब्लड डेफिशिएंसी हो सकती है सर, जो मेरे मैंने ख्याल बताया से। वो आपने सुना, मैंने क्या बताया? अगर हार्ट फायर ब्लेजिंग होता दिन में भी प्यास लगेगी, आपने कहा सिर्फ रात में अच्छा। प्यास लगती है, और उसमें मैंने एक आगे भी सिम्टम बताया, उसको यूरिन थोड़ा पानी पीने के बाद वो यूरिन जाएगा और आने के बाद उसको गला सूख जाएगा, फिर उसको प्यास लगेगी, अच्छा। ऐसा करके होता है। तो ये लंग्स यिन जी। डेफिशिएंसी का एक सिम्टम है। अच्छा अच्छा। ये हमने अभी बात करी थर्स्ट की और हंगर की, दो चीज हमने बात कर ली। अभी है स्टूल के बारे में, डायग्नोज बाय स्टूल। एक क्रोनिक डेफिशिएंसी ऑफ एनर्जी कैन लीड टू एन इंक्रीज इन द डिसीज आफ्टर पासिंग स्टूल। मतलब जैसे किसी को क्रोनिक कोई प्रॉब्लम है, डेफिशिएंसी टाइप ऑफ डिसीज है, तो उसको पेन हो रहा है, जैसे स्टमक में पेन हो रहा है, और वो स्टमक का पेन जो है स्टूल पास करने के बाद और ज्यादा हो गया, है ना, यानी कि पेन स्टमक पेन इज एग्रीवेटेड आफ्टर पासिंग द स्टूल, इट मींस ये डेफिशिएंसी टाइप ऑफ डिसीज है। दिस डेफिशिएंसी ऑफ एनर्जी कैन बी इन वन और मोर ऑफ द ऑर्गन कनेक्टेड टू द डाइजेस्टिव प्रोसेस। तो ये जो फूड से रिलेटेड हम बात कर रहे हैं या स्टूल से रिलेटेड बात कर रहे हैं, तो यहाँ पर हमें वो डाइजेशन प्रोसेस में कोई डेफिशिएंसी है उसकी हम ट्रीटमेंट कर रहे हैं, मतलब उसका ट्रीटमेंट हमें चाहिए। द ऑर्गन रिलेटेड टू दिस आर स्टमक, स्प्लीन, स्मॉल इंटेस्टाइन एंड लार्ज इंटेस्टाइन। अब डाइजेस्टिव ट्रैक से जो संबंधित ऑर्गन है हमारे मेन, जो हम स्टूल पास करने के लिए बात कर रहे हैं, तो ये आपका स्टमक, स्प्लीन, स्मॉल इंटेस्टाइन एंड लार्ज इंटेस्टाइन। तो आपके पास पेशेंट आया, वो कहेगा कि मुझे जो है, मुझे पेट में बहुत दर्द हो रहा है और मुझे मोशन पास करने के बाद वो दर्द मेरा एग्रीवेट हो जाता है, तो आप समझे कि आपको इन चार ऑर्गन में से स्टमक, स्प्लीन, स्मॉल इंटेस्टाइन और लार्ज इंटेस्टाइन में से कोई ट्रीटमेंट देना है ना। एन एक्सट्रीम डेफिशिएंसी ऑफ की इन द लार्ज इंटेस्टाइन। अब जैसे लार्ज इंटेस्टाइन में की डेफिशिएंसी है, जैसे हमने लार्ज इंटेस्टाइन कोलैप्स पढ़ा था, उसकी हम बात कर रहे हैं, लीड्स टू सीवियर वीकनेस आफ्टर डेफिकेशन। तो वहां भी हमने बात करी थी कि मोशन पास करने के बाद आपको बहुत वीकनेस हो जाती है, यानी कि पेशेंट को ऐसा भी होता है कि कभी कभी मोशन में से, वहां से टॉयलेट से उठा के लेके आना पड़ता है बाहर, है ना, या ऐसा भी होता है पेशेंट का इन सीवियर कंडीशन में कि टॉयलेट पास किया उसने, टॉयलेट पास करेगा तो उसकी एनर्जी बिल्कुल सिंक कर जाएगी, एनर्जी सिंक कर जाएगी तो वो उठ नहीं पाएगा, और उठने की कोशिश करेगा तो आपको जो है वो हार्ट जो है वो उसको बहुत ज्यादा ब्लड सप्लाई करेगा, मतलब उसको उस एरिया में, जिससे कि वो उठ पाए। तो इस समय वो ब्लड सप्लाई, क्योंकि हार्ट भी वीक हो जाता है तो ब्लड सप्लाई नहीं कर पाता है, तो पेशेंट का हार्ट फेल हो जाता है। तो जो भी टॉयलेट के अंदर डेथ होती है वो लार्ज इंटेस्टाइन कोलैप्स की वजह से होती है। तो एन एक्सट्रीम डेफिशिएंसी ऑफ की इन द लार्ज इंटेस्टाइन लीड्स टू सीवियर वीकनेस आफ्टर डेफिकेशन, और ये जो है डेफिकेशन के बाद वो वीकनेस बढ़ जाती है, मेकिंग इट डिफिकल्ट टू इवन मूव आउट ऑफ द वॉशरूम। वॉशरूम से बाहर आना ही मुश्किल हो जाता है। दिस कैन आल्सो लीड टू हेमरॉइड्स, इसकी वजह से और आपको हेमरॉइड भी हो सकते हैं, या क्रोनिक डायरिया भी हो सकता है, ये भी आपको ऐसे मतलब इनके साथ मिक्स हो सकता है, ये भी
इनमें से भी कोई चीज आ सकती है। तो यहाँ पर हमें लार्ज इंटेस्टाइन कोलैप्स का ट्रीटमेंट करना है। फीलिंग सर कंफर्टेबल। यदि कोई पेशेंट बहुत ज्यादा देर टॉयलेट में बैठ के आता हो, मोशन के लिए जा रहा है, हाँ लेकिन वो बहुत ज्यादा देर पेशेंट टॉयलेट में बैठा रहा है, हाँ, उसको बैठे पॉट पे बैठने से भी कुछ प्रॉब्लम नहीं हो राइज हो सकती है सर? नहीं, पॉट पे बैठने से नहीं हुई है, वो उसका जो डेफिकेशन है उसका वो धीरे धीरे हो रहा है। तो इसका मतलब है उसका जो पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट है वो कम है, यानी कि जो मूवमेंट होता है ना अंदर, जो इंटेस्टाइन का जो मूवमेंट होता है वो थोड़ा कम है, जिस वजह से उसको मोशन पास करने में टाइम लगता है ना। तो ओके। यहाँ पर हमें 10 नीडल फार्मूले का यही काम है, वो मूवमेंट तो बना सर जो तो सर जो डेथ टॉयलेट्स में होती है, ऐसा बहुत सुना है मैंने भी, एक रिश्तेदार ऐसा हुआ। हाँ। तो इस चीज के लिए हम एक जनरल अवेयरनेस के लिए हम लोगों को क्या बता सकते हैं कि अगर ऐसा लगे कि टॉयलेट में आप बैठे हो और आपसे उठा नहीं जा रहा, तो आप थोड़ी देर वेट करो ताकि आपकी बॉडी एनर्जेटिक हो, नहीं नहीं उठने नहीं की नहीं, वेट बहुत नहीं कोशिश करो न आपको, करें। नहीं नहीं, उससे कुछ नहीं होने का, वेट करने से कुछ नहीं होने का, आपको लार्ज इंटेस्टाइन कोलैप्स का ट्रीटमेंट देना होगा। तो वो तो देंगे जब देंगे सब, जिनको मतलब कि जनरल एक चीज को हम कैसे लोगों को कन्विंस करें कि इस तरह की चीज को हम कैसे बचें, मतलब इस डेथ को हम बिफोर कैसे एडवाइस करके बचाया जा सकता है? नहीं नहीं, आपको ये इंडिकेशन आ रहा है, वो पहले से आपको पता होता है कि जैसे उसको वीकनेस हो जाती है मोशन पास करने के बाद, ये डॉक्टर को बताता है जाके। एलोपैथिक वाले इस बात को नहीं समझ पाते हैं, लेकिन हम समझ पाते हैं इस बात को, तो हम उसको समझ। दूसरा, आपको टॉयलेट के अंदर पकड़ने का कुछ लगाना पड़ेगा उठने के लिए उसको, जी जी। वो कर सकते हो बस इतना। तो हम लोगों को ये अवेयर कर सकते हैं कि अगर आपको टॉयलेट के जाने के बाद में वीकनेस लग रही तो आप इसके प्रति सजग होइए, ये हाँ, नॉर्मल नहीं है। बिल्कुल नॉर्मल नहीं है ये। हाँ ये नॉर्मल है, हम ये बता सकते हैं लोगों को जी कि जी। सर क्योंकि पर इसको ये लोग हम नॉर्मल लोग ले लेते अपनी हैं। नहीं, हाँ ये ठीक। नॉर्मल नहीं है, ये मतलब इसमें हार्ट अटैक होने के चांसेस होते हैं। हाँ ये अवश्य अवेयरनेस के लिए हम ये कह सकते हैं, ये समझा सकते हैं लोगों को जी जी। जनरल टॉक में। ओ थैंक यू सर, हाँ। ये जानना था। सर पर ये प्रॉब्लम एक केस में और भी आती है कि टॉयलेट में ज्यादा टाइम लगता है। जैसे हम लोग इंडियन लैंग्वेज में, पंजाबी में जैसे हम बोलते हैं जी इसके पेट में जैसे मरोड़ उठ रहे हैं, तो उसको मोशन क्लियर करने में बहुत टाइम लगता है, और इन बिटवीन मोशन पास करते करते के बीच में भी बहुत दर्द होती है उसको, तो ये भी वही कंडीशन आ जाएगी सर? देखो, मोशन पास करने में अगर उसको टाइम लग रहा है तो उसका पैरासिलेटिक मूवमेंट कम है, बस इतना मुझे पता सर है। बीच बीच में पेन होना, बीच बीच में पास पेन, करते करते ही बीच में पेन होना, हाँ तो वो डेफिशिएंसी कंडीशन है। जैसे हमने वट पड़ते हैं, हम कहते हमने हैं हमने वट पड़ रहे हमने हैं। बात करी ना, अगर उसको स्टूल पास करने में, स्टूल पास करने के बाद अगर उसका कोई बढ़ जा रहा है कोई प्रॉब्लम, तो वो डेफिशिएंसी कंडीशन है। तो ये आपको पता चल रहा है, तो क्या डेफिशिएंसी कंडीशन है वो आपको पता करनी पड़ेगी। ओके सर। है ना। दिस कैन आल्सो लीड टू, ये मैं बात कर चुका, फीलिंग कंफर्टेबल आफ्टर डेफिकेशन। मोशन पास करने के बाद उसको थोड़ा कंफर्ट फील होता है, ये आपको एक्सिस कंडीशन की तरफ इशारा करता है, इट इंडिकेट्स एक्सिस की। दिस एक्सिस की कैन बी इन वन और मोर ऑर्गन ऑफ द डाइजेस्टिव प्रोसेस, और ये एक्सिस की भी आपके किसी भी डाइजेस्टिव प्रोसेस में जो ऑर्गन आते हैं उसमें कोई हो सकता है कि किसी में एक्सिस की हो रही हो, है ना। तो अब डाइजेस्टिव में कौन कौन सा आ रहा है, स्टोमक, स्प्लीन, स्मॉल इंटेस्टाइन एंड लार्ज इंटेस्टाइन, यहां पर कोई एक्सिस कंडीशन का ट्रीटमेंट जाएगा। इन ड्यूरिंग डेफिकेशन देयर इज बर्निंग इन एनस। आपको ये भी पूछना है आपको कि खाना खाने के बाद एनस में बर्निंग तो नहीं होती है, ये आपको पूछना होता है पेशेंट से। तो इन ड्यूरिंग डेफिकेशन देयर इज, मतलब अगर आप तक, जब तक आप पेशेंट से क्वेश्चन नहीं पूछोगे, आपको यही नहीं पता कि मुझे क्वेश्चन पूछना क्या है, तो ये सब यहाँ पे लिखे हैं क्वेश्चन कि आपको पेशेंट से पूछना क्या है। जब ये पूछोगे आप, तो आपका अपने आप ही एकदम दिमाग में क्लिक करेगा कि आपको ये प्रोटोकॉल लगाना है। तो in during defecation there is burning in anus. This is due to an increase of heat in GI tract जैसे humid heat in large intestine hotness और liver heat, इनमें आपको एनस बर्निंग होती है। और सर खाली एनस ईचिंग हो तो कि हाँ खुजली खुजली लगती हो, ना बर्निंग हो ना पेन हो, ओनली ईचिंग हो, तो उसको हम किस रूप में लेंगे सर? इचिंग हमेशा डेफिशिएंसी से होती है, मतलब ब्लड डेफिशिएंसी हो, या फिर अगर खाली इचिंग बहुत ज्यादा हो रही है तो फिर वो एक तरह के वर्म्स भी होते हैं, वर्म्स की वजह से होती है, कीड़े की वजह से भी होती है।
नाइट में होती है उनको, नाइट में नींदों में बिल्कुल। इचिंग होती है। बिल्कुल, वो नाइट में ये तो कंफर्म हो गया कि नाइट में अगर किसी को एनस इचिंग हो रही है तो इसका मतलब उसको पेट में कीड़े हैं, कंफर्म है उनको ये। कीड़े वाले पॉइंट लगाते हाँ वो लगा सकते हो, हम वही स्टोमक का और लार्ज इंटेस्टाइन का, स्टोमक का दांत, ऑर्गन सोर्स पाइन SI कोन और SI का। हाँ। ठीक है सर, थैंक यू सर। डिफिकल्ट इन पासिंग स्टूल, आपको अभी क्या है कि स्टूल पास करने में डिफिकल्टी हो रही है, थोड़ा हार्ड स्टूल है वो पूरा तरह से या नहीं निकल पा रहा है। इवन इफ द स्टूल आर नॉट ड्राई, जबकि स्टूल ड्राई नहीं है, इज ड्यू टू लीवर की स्टैग्नेशन, तो ये हो सकता है लीवर की स्टैग्नेशन की वजह से हो सकता है। लेकिन जैसे हम 10 नीडल फार्मूला लगा रहे हैं ना, तो ये समझो स्टैग्नेशन का भी ट्रीटमेंट हो जा रहा है, लीवर की स्टैग्नेशन का ट्रीटमेंट हो जा रहा है डाइजेस्टिव ट्रैक के लिए। अटैक ऑफ लीवर की स्टैग्नेशन ऑन द स्प्लीन, अगर लीवर ने स्प्लीन पे अटैक किया है, कैन लीड टू अल्टरनेट एपिसोड ऑफ कॉन्स्टिपेशन एंड लूज स्टूल। उसको कभी लूज स्टूल होंगे, कभी कभी कॉन्स्टिपेशन होगा, कभी लूज स्टूल होंगे, कभी कॉन्स्टिपेशन होगा। तो ये एक कंडीशन है, लीवर की स्टैग्नेशन ने स्प्लीन पे अटैक किया है उसके लिए। तो ये हमारा स्टूल को लेकर हमारा डायग्नोसिस था। अब मेरा सेशन यहाँ पे एंड हो रहा है, तो हम दोबारा से आते हैं और उसके आगे की बात करते हैं। ये सर एक बार वर्म्स का दोबारा आपने कहा है सोर्स पॉइंट को टोन करना है और जी क्लेफ्ट को सेडेट करना है। एसआई के में ये प्रोटोकॉल दिया है वर्म्स के लिए, एसआई का भी हमने पढ़ाया था ना, उसमें दिया था ये प्रोटोकॉल। ठीक है सर।